चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल तक एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। केंद्र सरकार द्वारा 4 फसलों पर दिए गए एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के लिए कर रहे हैं कार्य। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की रखी नींव। कहा, नया दौर दरवाजे पर दे रहा है दस्तक। देश में मंदिर के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का भी हो रहा है निर्माण। और फरीदाबाद में आयोजित 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हुआ संपन्न। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। शिल्पकारों व कलाकारों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बैठक में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हरियाणा और पंजाब के किसान यदि फसल विविधीकरण अपनाकर मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार अगले 5 सालों के लिए इन फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी सरकार समर्थित सहकारी समितियां अगले 5 वर्षों के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उनसे उत्पाद खरीदेंगी। हालांकि इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस सहमति के बारे में सरकार एनसीसीएफ और नेफेड के साथ चर्चा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में आज सूचित करेंगे। 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव देश के किसानों की चिंता करते हैं। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता नए विचारों और नई सोच के साथ हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें लगभग सहमति के साथ सकारात्मक रवैये से कुछ नए सुझाव भी दिए गए, जिससे पंजाब के किसानों को लाभ होगा और साथ ही हरियाणा के किसानों को भी फायदा मिलेगा। यूनियन के विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी
और देश के उपभोक्ताओं को भी सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 3 दौर की बातचीत 8, 12 और 15 फरवरी को हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 4 फसलों मक्का, कपास, उड़द और अरहर पर 5 साल तक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा को लेकर किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कैथल जिला के किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं और उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनसे उन्हें बहुत लाभ पहुंच रहा है। किसानों को खेती से संबंधित उपकरणों पर भारी सब्सिडी मिलने के साथ साथ उनको बागवानी खेती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसानों की आमदनी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे आज खुशहाल हैं। किसानों ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काकर आंदोलन करवाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। दे रहे हैं, खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। अब दोबारा से चना, कपास, उड़द, अरहर पर भी उन्होंने एमएसपी लागू कर दी है कि इसको भी एमएसपी पे पूरे देश भर में खरीदा जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए का किसानों को इस चीज का लाभ होगा। किसानों से अपील है कि इन योजनाओं का लाभ उठा के अपने खेत पे, अपने कामों पे ध्यान दें। भ्रामकता जो विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा रही है उससे बचें। जो आज 4 फसलों का एमएसपी दिया है, इसके लिए किसानों को खुशी है, लेकिन दुर्भाग्य राजनीति का टाइम है, इलेक्शन टाइम है, इसको थोड़ा किसानों को गुमराह करने की कोशिश की हुआ है। लेकिन समझ जाएगी किसान भी, हरियाणा के किसान तो थोड़े समझ गए। थोड़े पंजाब वाले में दूसरी सरकार है, उसने थोड़ा उपेक्षित किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, किसानों के अंदर खुशी की लहर है और ये प्रोटेस्ट भी जल्दी ही समाप्त हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को उस पर लगा रखा है, जल्दी इसका समाधान निकल जाएगा। ये मोदी सरकार ने अभी एमएसपी लागू किया है 4 फसलों पे, मक्का, उड़द और अरहर की इन 4 फसलों पर एमएसपी लागू किया है और इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे कि पहले भी एमएसपी में लिया गया था, गेहूं, चावल को लिया गया था, इस पे एमएसपी का काफ़ी बढ़ोतरी मिली है पहले किसान में। अब की बार भी गेहूं पर 150 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। ये बातें मोदी की मान लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि मक्का, कपास, उड़द, अरहर, इन 4 सब्जी की फसलों पे जो भी प्रधानमंत्री ने ये किसानों को सम्मानित किया है देके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें किसानों का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए इतनी योजनाएं चला रखी है, किसान भाइयों ने मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा, पंजाब की कई सीमाएं पूर्ण तरीके से बंद हैं, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते दवा कारोबारियों का काम भी पूरी तरह से ठप हो गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो दवा बाहर भेजनी है वो भी रास्ते बंद होने की वजह से बीच में ही अटकी हुई हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण उन्हें प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों ने ये बंद किया है, उससे सर्टनली हमारे इंडस्ट्री वालों को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसे हुआ है कि जैसे हम अंबाला में है, खास करके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो यहां जो कच्चा माल है वो सारा बाहर से आएगा, चाहे वो हैदराबाद से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे वो विदेश से आए, और बेचने के लिए भी हमारे पास मार्केट अंबाला नहीं है, हमें सब बाहर ही जाएगा, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाएगा या विदेशों के कई कंट्रीज में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। जो माल आ रहा है वो भी रुक गया और जो हम भेज रहे हैं वो भी रुक गया। किसानों के प्रदर्शन के कारण अंबाला में आमजन को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। सब्जी मंडी में भी रास्ता बंद होने की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनता की माने तो वे महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। दाम इतने महंगे हो चुके हैं कि गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता। और ये बॉर्डर पे जो
ट्रक जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, इन्हीं की वजह से सब्जी आती है। और यही नहीं आएंगे तो फिर सब्जियां कहाँ से सस्ती होंगी। इतनी बुरी हालत है कि सब्जी बाजार से खरीद नहीं सकता। टमाटर 10 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो है टमाटर। ये सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि बंदा खरीद नहीं पा रहा है, ना घर में सब्जी ले जा पा रहे हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, इसके घर में परिवार है, वो क्या खाएगा क्या बचाएगा। और ये जो जाम लगा पड़ा है उसकी वजह से ट्रक नहीं आ रहे सब्जियों के, इसी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल में बनेगा। विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। ये मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्की का अवतार कलयुग में होगा। पुराणों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि कल्की अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिल्पकार का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे जो भगवान के 10 अवतारों के प्रतीक होंगे। मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय चेतना को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद देश में नए कालचक्र की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि श्री राम के विराजमान होने के बाद से अगले 1000 वर्षों तक की नई यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल फरीदाबाद में में 2 से 18 फरवरी तक आयोजित हुआ 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कल संपन्न हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले में भाग लेने वाले शिल्पकारों व कलाकारों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि इस मेले के माध्यम से शिल्पकार, कारीगर और बुनकर बिचौलियों की भूमिका के बिना अपने पारंपरिक शिल्प को संभावित खरीदारों, पारंपरिक कला और शिल्प के संरक्षकों को सीधे बेचने में सक्षम और सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का आकार और कद बढ़ रहा है क्योंकि इसमें लगभग 50 देशों ने भाग लिया, जो कि एक प्रभावशाली संख्या है और वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस बार मेले में संयुक्त गणराज्य तंजानिया ने साझेदार देश के रूप में भाग लिया और अपने देश के सर्वोत्तम शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन किया। मेले में उनकी उपस्थिति अफ्रीकी संघ के साथ भारत के जुड़ाव को भी दर्शाती है। राज्यपाल ने कहा कि गुजरात ने थीम राज्य के रूप में भाग लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई और कला, शिल्प, व्यंजन और प्रदर्शन कला का अपना गुलदस्ता प्रदर्शित किया। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों ने हमारी अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक भागीदार के रूप में भाग लिया। कुटुंबम की भारतीय अवधारणा को दर्शाता है।
इस बार मेले में संयुक्त गणराज्य तंजानिया ने साझेदारी राष्ट्र के रूप में भाग लिया है और अपने देश के सर्वोत्तम शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन किया। मेले में उनकी उपस्थिति अफ्रीका की संघ के साथ भारत के जुड़ाव को भी दर्शाता है। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्व राज्य हमारी हस्तलक्ष्मी सांस्कृतिक भागीदारी के रूप में भाग लिया है। फरीदाबाद में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार भारतीय संस्कृति की भव्य झलक नजर आई। मेले में आए देश विदेश के कला प्रेमियों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों का भरपूर लुत्फ उठाया। मेले में आने वाले पर्यटकों का देश के साथ साथ विदेशी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उनका मनोरंजन किया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। करने के लिए देश विदेश के कला प्रेमी यहाँ पहुँचे। भारत की लोक संस्कृति में डूबे इस मेले में अतुल्य भारत की रंग बिरंगी झलक हर एक कोने में नजर आई। इस बार मेले में भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य सांस्कृतिक भागीदार के रूप में शामिल हुए, जहां इन सभी राज्यों के हथकरघा उत्पाद, कलाकृतियां, क्षेत्रीय टेक्सटाइल देखने को मिले, जो अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करते नजर आए। सूरजकुंड के इस मेले ने एक ही मंच पर अपनी कला के प्रदर्शन के साथ शिल्पकारों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार भी प्रदान किया। गुजरात के थीम स्टेट पर आधारित गुजरात की रंगारंग सभ्यता यहाँ पहुँचे लोगों ने महसूस की। वहीं इस बार मेले में 50 अंतर्राष्ट्रीय देशों की शिरकत देखने को मिली, जहां इन विदेशी स्टॉल्स पर दर्शकों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही यहां विदेशी कलाकार अपनी पोशाकों में लोगों को आकर्षित करते नजर आए। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इस मेले में जगह जगह पेश किए गए, जिनका आनंद यहां पहुंच रहे लोगों ने खूब उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला के खड़क मंगोली गांव, राजीव व इंदिरा कॉलोनी में लोगों के पुनर्वास के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़क मंगोली गांव, राजीव व इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 7,500 झुग्गियों को चिन्हित किया गया, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा खड़क मंगोली में करीब 60 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के धनास और मलोया क्षेत्र का दौरा कर वहां रह रहे लोगों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि योजना तैयार करने से पूर्व सभी हितधारकों से बातचीत कर विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को बैंक से लोन भी मुहैया करवाया जाएगा। चंडीगढ़ का जो रिसेंट 2012 में हुआ था, 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनी हमने स्पीकर साहब और मैं हम दोनों गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और फ्री अलॉटमेंट भी होती है, बैंक से लोन लेकर के उनको देने के बाद वो भी होती है। ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल के ऊपर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सके, ऐसा सब। किसानों द्वारा एमएसपी की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी सहमति से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सहमति बनती है और एक दूसरे को बताते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है
किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उससे विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसान भी संतुष्ट हो और सरकार के ऊपर भी बोझ न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करके बनाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश के 1482 परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में 5,80,000 से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने भिवानी में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 20 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने पहली बार 10वीं कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के परीक्षार्थियों को थ्योरी व प्रैक्टिकल को मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने पर पास किया जाएगा। नई मूल्यांकन प्रक्रिया से 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत बढ़ेगा व परीक्षार्थी तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकेंगे। 80,000 कुल विद्यार्थी जो है प्रविष्ट होंगे, जिसके अंदर 3,07,333 जो है लड़के हैं और 2,73,200 लड़कियां रहेंगी। तो इस बार जो पास फॉर्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में 10th में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33% और जो थ्योरी पेपर जो 80 नंबर का होता है उसमें से भी 33% अलग अलग लेने होते थे। लेकिन इस बार से कुल मिलाकर दोनों में 33% लेने पर विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार हर परीक्षा केंद्र पर स्थायी रूप से 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा प्रश्न पत्र में अल्फा न्यूमेरिकल कोड भी लगाया गया है ताकि प्रश्न पत्र लीक करने वाले परीक्षार्थी का पता लगाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। जो है अधिकारी एज ए सेंटर ऑब्जर्वर रहेंगे। साथ में हमारे स्पेशल क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग रहेगी, बोर्ड से जो जाएगी वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फ्लाइंग का काम करेगी। और दूसरा रैपिड एक्शन फोर्स होगा जो बोर्ड से ही रहेगा। किसी इवेंचुअलिटी के अंदर वो तुरंत उस परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एक्शन लेंगे। और इस बार भी जैसे पहले की तरह है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यूआर कोड और बाकी हिडन फीचर जो है हर क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बहुमंजिला भवन का उद्घाटन किया। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और उच्चतर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा में लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। बल्लभगढ़ के इस स्कूल में करीब 4,000 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बेटियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये इमारत बनाई गई है। ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है, जिसमें हजारों बच्चियां शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभगढ़ के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 2014 के बाद बल्लभगढ़ की सारी स्कूलों की बिल्डिंगों का नए तरीके से बनाया गया है और सारी नई इमारतें बनाई गई हैं। तो मैं आज तमाम बल्लभगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ, खासतौर से भाई मूलचंद शर्मा जी को, जिन्होंने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। ये बेटियों की बिल्डिंग है और सबसे ज़्यादा बच्चियां 4,000 के आसपास से बेटियां पढ़ती हैं और फरीदाबाद बल्लभगढ़ का सबसे बेहतरीन जो स्कूल बनकर तैयार हुआ है। बेटी शिक्षित रहेंगी, एक अपने घर को दूसरे घर को शिक्षित बनाने का काम करेंगी। वहीं इस मौके पर छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज प्राइवेट स्कूल से भी सुंदर इमारत उन्हें मिली है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करती हैं। यहां एयर कंडीशन रूम से लेकर आधुनिक लैब तैयार की गई है, जो किसी भी निजी विद्यालय में से बेहतर है।
ये मतलब वॉशरूम से लेकर हर चीज़ अच्छी है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे एयर कंडीशनर रूम भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब पूरा प्राइवेट से भी अच्छा स्कूल बना है। इसलिए हम सभी और मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी मंत्री जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा हमारे लिए। अच्छी बनी है सर, बहुत अच्छी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो एवं किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन सुभाष बराला का फतेहाबाद के टोहाना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सुभाष बराला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने का सम्मान दिया है। इससे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वे उस पर खरा उतरेंगे और प्रदेश और देश हित में जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। पार्टी की केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उसके बाद हरियाणा में भी वो सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित होकर कार्य करवाए हैं, जिससे विकास पटल पर देश हर क्षेत्र में अग्रणी बना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेहनती कार्यकर्ता साथियों के संग अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए समर्पित भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन की नीति, नियत और नेतृत्व का प्रतिबिंब अपने आचार विचार द्वारा जनता के समक्ष रखता है। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। पूर्व में लगभग 55 साल ये कांग्रेस का जो शासन चला है, बातें एकदम स्पष्ट है कि 55 साल में आजादी के बाद देश की जनता को क्या मिला, देश की जनता को किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का हथियार ये मान करके चला गया। और इन 16 वर्ष में, जिसमें विशेष तौर पर अब के 10 वर्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जनता की सेवा के लिए इस सत्ता को माध्यम बनाया। राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का कल समापन हो गया। इस बार 15 लाख से अधिक देशी विदेशी पुस्तक प्रेमियों ने मेले में शिरकत की। इनमें सभी आयु वर्ग के पुस्तक प्रेमी शामिल रहे। मेले में सऊदी अरब ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया। मेले में 1000 से अधिक प्रकाशकों ने 2000 से अधिक स्टॉल लगाए, जहां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की भी पुस्तकें उपलब्ध थीं। इसके अलावा मेले में बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर बाल मंडप तैयार किए गए थे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित ये पुस्तक मेला 10 फरवरी को शुरू हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेले का उद्घाटन किया था। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज कैसा लग रहा है? आज वर्ड बुक फेयर का बहुत ही आखिरी दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पर नोएडा से आए हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं। और यहाँ आज क्योंकि आखिरी दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, काफ़ी क्राउड है। और बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी। आई हैव परचेज मैनी बुक्स ऑल्सो एंड दिस वन योग भगाई रोग। So many books are here. Very charming. लास्ट डे तो हमने कहा जो काम की चीज़ें देख लें, डिस्काउंट भी मिल रहा है आज, तो हमने कहा इसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ तो सर जो पहले आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जो चलती थी रोडवेज, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, उन्हीं को इन्होंने 3-4 साल से दोबारा प्रिंट करके निकाला है। वो बुक्स हैं यहाँ सारी, जो पहले बीच में बंद रही, 20-25 साल तो बंद ही रही। बुक रीडिंग मेरी हॉबी है और हम नोएडा से आए हैं एंड मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी बुक्स पढ़ी है। या किड्स की भी बुक है एंड इवन यहाँ पे मार्वल्स की है, डिज्नी एंड अकॉर्डिंग दिस ऑल्सो कोरोना। मैं प्रतिवर्ष इस मेले में आया करता हूँ और मेरा लक्ष्य होता है कि बढ़िया बढ़िया किताबें परचेज करना और बच्चों को, समाज को ये किताबों के विषय में बताना, क्योंकि किताबों से ही हम लोग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।